हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका अब नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी सेमेस्टर 6 का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो हिंदी का होने वाला है। और ये जो हिंदी है, ये इस हिंदी का नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। यानी इस बुक का आज हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं और आपके पास हिंदी है और आपकी हिंदी का नाम ये है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ विद आंसर। जी हाँ, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी किया है, वैसे ही उसी तरीके से आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर के साथ विद आंसर दूंगी, जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सिर्फ हमारा ही चैनल ऐसा है जिसके माध्यम से आप इतनी अच्छी और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए न्यू वेज से और न्यू वीडियोस ला सकें। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पेपर की वीडियो की। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, जिसमें थोड़े से ऊपर निर्देश लिखे हुए हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं, जिनमें आपको इन्हीं में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी के अंक बराबर हैं। इस तरह से थोड़े से ये निर्देश दे रखे हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इनमें से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, सिनेमा एक कला है या विशुद्ध व्यवसाय? विचार कीजिए। यानी आपको इसमें बताना है कि जो सिनेमा है वो एक कला है या विशुद्ध व्यवसाय है, यानी वो व्यवसाय के रूप में हम देख सकते हैं। इस बारे में आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी सिनेमा के इतिहास पर प्रकाश डालिए। यानी जो हमारा हिंदी सिनेमा है उसके इतिहास पर आपको प्रकाश डालना है कि किस तरह से हिंदी सिनेमा का जो इतिहास है, किस तरह से हिंदी सिनेमा का विकास हुआ। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, सिनेमा में कैमरे से हो रहे नए प्रयोगों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी सिनेमा के अंतर्गत जो नए नए कैमरोज का यूज हो रहा है, नए नए कैमरे आ रहे हैं, उनका प्रयोग हो रहा है, उस पर आपको विचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हॉलीवुड फिल्म की तुलना में हिंदी सिनेमा का तकनीकी कहां तक पहुंच गया है, चर्चा कीजिए। यानी हॉलीवुड की फिल्में और जो हिंदी की फिल्में हैं, इन दोनों में आपको थोड़ी सी चर्चा करनी है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 5 वो है, रोमांस प्रधान फिल्में और भारतीय समाज पर अपने विचार लिखिए। यानी जो रोमांस वाली फिल्में होती हैं उनसे किस तरह से भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फिल्म मुग़ल-ए-आज़म की समीक्षा कीजिए। यानी कोई भी फिल्म आपके पेपर में आ सकती है, जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में थी फिल्म मुग़ल-ए-आज़म की आपको समीक्षा करनी है। तो थोड़ा सा फिल्मों के बारे में और जो धारावाही होते हैं यानी जो हमारे सीरियल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखना। ओके, चलिए फिर इस क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो था हमारा, सिनेमा एक कला है या विशुद्ध व्यापार? इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना था। चलिए देख लेते हैं, सिनेमा कला या व्यवसाय? क्या है सिनेमा? एक कला है या व्यवसाय है? यहाँ आप इसके थोड़े से इंट्रो में लिख सकते हैं, सिनेमा एक ऐसी विधा है जिसने अपने आरंभ से ही लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। ये न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि समाज और संस्कृति का भी एक प्रतिबिंब है। यानी हम ये कह सकते हैं, जो सिनेमा है वो शुरू से ही लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है और इसने समाज में सांस्कृतिक प्रतिबिंब को बनाया है और सांस्कृतिक चीजों को आगे बढ़ाया है। सिनेमा की व्यापकता को देखते हुए यह सवाल अक्सर उठता है कि सिनेमा एक कला है या विशुद्ध व्यापार? आइए इस सवाल पर चर्चा करें। यानी देखिए, हम सिनेमा बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है सिनेमा आज का हो या कल का हो, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो इसके जो हमारा विकास है और इसकी जो विशालता है उसको देखकर ये हमेशा सवाल आता है कि सिनेमा जो है एक कला है या एक व्यापार है, किस तरह से हम देख सकते हैं। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सिनेमा को एक कला के रूप में किस तरह से। चलिए देखते हैं, सिनेमा को एक कला के रूप में देखना स्वाभाविक है। इसमें अभिनय, निर्देशक, संगीत, छायांकन, संपादन जैसी कई कलाओं का समावेश होता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो अपने दर्शकों के साथ गहरे स्तर पर संवाद करता है। सिनेमा की कलात्मकता कई रूपों में प्रकट होती है। यानी हम ये कह सकते हैं, सिनेमा जो है एक कला है। क्यों कला है? क्योंकि इसमें हम अभिनय, नृत्य, संगीत और बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो कला के माध्यम से की जाती है। और ये आज से नहीं, बहुत टाइम
से ही जो लोग हैं उनके बीचों में संबंध स्थापित करने में और बहुत अच्छे से लोगों को प्रकट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। अब आप इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, कहानी और पाठकता। एक अच्छी फिल्म की नींव उसी कहानी और पाठकता होती है। यह सिनेमा की आत्मा है जो दर्शकों को बांधे रखती है। यानी जो पाठकता होती है और जो कहानी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिनेमा में, मूवी में, क्योंकि अगर उसकी कहानी अच्छी नहीं होगी, उसकी जो पाठकता है वो अच्छी नहीं होगी, क्या दर्शक रुकेंगे? नहीं, वो उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो दर्शकों को जो बांधने का काम करती है वो कहानी होती है या फिर पाठकता होती है। ठीक है। अभिनेता अपने अभिनय से कहानी को जीवित करते हैं। उनकी भंगिमाएं, संवाद और शारीरिक भाषा दर्शकों को कहानी में डुबो देती है। यानी जो हमारे एक्टर होते हैं, जो हमारे हीरो या हीरोइन होते हैं, वो ही कहानी को जीवित करने का कार्य करते हैं। डायरेक्टर तो सिर्फ लिखते हैं, पर जो रियल में कहानी को जीवित करते हैं, रियल में जो शो करवाते हैं या फील करवाते हैं कि कहानी ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। कि आपने भी देखा होगा किसी सीन को देख के लोग रोने लग जाते हैं। तो वो जो रोने वाली फीलिंग आती है वो किस वजह से आती है? क्योंकि जो हमारे अभिनेता हैं, हीरो हीरोइन हैं, वो इस तरह से उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, उस चीज़ को हमें दिखाते हैं कि हमें वो फील होती है और हम लोग रोने लग जाते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं और अपने आप को मूवीज़ से कनेक्ट करके देख पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, संगीत और ध्वनि। संगीत और ध्वनि प्रवाह फिल्मों की भावनात्मक गहराई को बढ़ाते हैं। वह कहानी में मूड को सेट करते हैं और दर्शकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। यानी जो संगीत और ध्वनि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और ये कहानी में मूड को सेट करने का कार्य करती है। यानी अगर कोई भी स्टोरी चल रही है, उसमें मोटिवेशन वाला गाना चल रहा है, तो उसमें मोटिवेशन वाली चीज़ें दिखाई जाती हैं और हमें भी मोटिवेट होने लगता है कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। और अगर कोई सैड सॉन्ग चल रहा है या फिर किसी की लड़ाई वगैरह हो गई है, फिर सैड सॉन्ग चलाया जा रहा है, तो हम लोग भी उस चीज़ को फील करते हैं और हमें भी बुरा लगने लगता है। तो वो मूड को सेट करने का कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, दृश्य और छायांकन। छायांकन और दृश्य प्रभाव फिल्म की दृश्यात्मक सुंदरता को बढ़ाती है। यह दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाती, कहानी को प्रभावशाली बनाती है। यानी दृश्य और जो छायांकन है वो कहानी को एक अच्छा सुंदर बनाने का कार्य करती है, क्योंकि जो दृश्य होते हैं फिल्मों के वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं सिचुएशन को लेकर। अगर सिचुएशन जिस तरह की होती है उस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं, जो कि कहानी को और जो देख रहे होते हैं उन्हें एक अलग ही दुनिया में लेकर जाती है, एक अलग ही फीलिंग करवाती है, जिसकी वजह से जो दर्शक होते हैं वो फिल्मों के साथ जुड़ा रहना पसंद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिनेमा एक विशाल उद्योग भी है। इसमें बहुत सारे धन का निवेश होता है और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यवसाय के रूप में सिनेमा के कुछ प्रमुख पहलू हैं। अब देखिए, सिनेमा जो है वो एक विशाल उद्योग के रूप में भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा धन लगाया जाता है और इसके प्रमुख उद्देश्य या फिर ये कहें इससे प्रमुख लाभ भी होते हैं, लोगों को लाभ भी कमाते हैं। अब इसके कुछ प्रमुख व्यवसाय या फिर ये कहें इसके कुछ प्रमुख पहलू देख लेते हैं कि किससे हमें पता चलता है कि ये एक व्यवसाय है। ठीक है। पहला आप लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फिल्म की सफलता का एक प्रमुख मापदंड उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। एक सफल फिल्म निर्माताओं और वितरणों के लिए ये भारी लाभ कमाती है। यानी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अगर फिल्म चल गई तो। अगर फिल्म चलती है तो बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और आई होप आपने ये वर्ड सुना ही होगा कि आज इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस तरह से इन वर्ड्स का यूज़ होता है। तो आई होप आपने ये सुन रखे होंगे। ठीक है। और सुने नहीं है तो भी बता देना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विज्ञापन और ब्रांडिंग। फिल्मों में उत्पादकों को विज्ञापन और ब्रांडिंग भी व्यवसाय का हिस्सा है, जिससे अतिरिक्त आय होती है। यानी हम फिल्मों में जो यूज़ करते हैं, ऐसा होता है ना, कोई नई ब्रांड यूज़ किया जाता है तो उससे क्या होता है, लोग जो दर्शक होते हैं उनको वो चीज़ खरीदते हैं कि हाँ उस फिल्म में ऐसा हेयर स्टाइल था या ये चीज़ पहनी थी, तो वो ट्रेंड में चल जाती है। तो वो क्या होता है, वो ब्रांड वाले जो लोग होते हैं, कंपनी वाले जो होते हैं, वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी फिल्म में ये चीज़ यूज़ करो ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिके। तो इसलिए उनसे भी उन्हें पैसा मिलता है, जिससे उनका लाभ कमाया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, प्रसार और वितरण। फिल्मों का वितरण और प्रसार एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें थिएटर रिलीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म, टीवी प्रसारण आदि शामिल है। और जो फिल्म होता है उसका जो वितरण यानी जो उसका प्रकाशन है वो थिएटर में होता है, डिजिटल मीडिया वगैरह डिजिटल चीज़ों पे होता है, टीवीज़ वगैरह पे होता है, जो कि एक
पैसा कमाने का साधन है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं रोजगार। सिनेमा उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें अभिनेता, निर्देशक, लेखक, तकनीशियन, कमेंटिंग, विश्लेषण और अन्य कई लोग शामिल हैं। यानी जो हमारा सिनेमा होता है वो लोगों को रोजगार देने का भी कार्य करता है, जिसमें अभिनेता हो गए, लेखक हो गए, लेखक हो गए और तकनीकी वगैरह हो गए, और जो कॉमेडी वगैरह करते हैं वो हो गए, डांसर हो गए, इन सभी को रोजगार देने का भी कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कला और व्यवसाय के बीच में संतुलन। किस तरह से कला और व्यवसाय के बीच में संतुलन देखा जा सकता है, इसको देखते हैं। सिनेमा को कला और व्यवसाय दोनों के रूप में संतुलित रूप से देखा जा सकता है। एक सफल फिल्म वही होती है जो कलात्मक दृष्टिकोण से समृद्ध होती है और साथ ही व्यावसायिक रूप से लाभदायक भी होती है। यानी जो सिनेमा है उसमें हम व्यवसाय और कला के रूप में संतुलन देख सकते हैं। और जो सफल फिल्म होती है, यानी हम कह सकते हैं हाँ ये बहुत अच्छी फिल्म है, वो अच्छी फिल्म जब होती है जब वो कला में और व्यावसायिक में संतुलन बनाए रखे, यानी उसमें कला की चीज़ें भी भरपूर हो और वो पैसा भी बहुत अच्छा कमाए, तब जाके वो एक सफल फिल्म बनती है। उदाहरण के लिए सत्यजीत रे की फिल्म कला और व्यवसाय का उत्कृष्ट संतुलन प्रदर्शित करती है। यानी जो सत्यजीत रे हैं उनकी जो फिल्में हैं वो इस चीज़ का बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उनकी सारी ही फिल्में अच्छी जाती हैं, हिट जाती हैं। उनकी फिल्मों ने न केवल सजीव और प्रभावशाली होती हैं बल्कि वह बॉक्स ऑफिस पर भी सफल होती हैं। यानी उनकी जो फिल्में होती हैं वो सजीव और प्रभावशाली ही नहीं होती, वो बॉक्स ऑफिस पर भी सफल होती हैं, यानी वो पैसा भी काफ़ी अच्छा कमा लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इसी प्रकार राज कपूर की फिल्म भी कला और व्यवसाय का बेहतरीन मिश्रण है। उनकी फिल्म समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती हैं, लेकिन वह व्यावसायिक दृष्टि से भी सफल होती हैं। यानी जो राज कपूर हैं उनकी फिल्म भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि उनकी एक फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, और इनके और भी बहुत सारी फिल्म हैं जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती हैं और जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको भी इसमें उजागर किया जाता है। अब हम उदाहरण के रूप में किन किन फिल्मों को आप देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक उदाहरण के रूप में यहाँ है लगान फिल्म। लगान फिल्म भी एक ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, बहुत ज़्यादा कमाई की, और ये समाज में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगान एक ऐसी फिल्म है जो कला और व्यवसाय दोनों का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी लगान फिल्म जो है वो कला के लिए भी और व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा उदाहरण है। इस फिल्म ने न केवल भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई, और ये ऐसी फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक महत्वपूर्ण छवि बनाई। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत, छायांकन और निर्देशक अभी कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। यानी इसमें बहुत अच्छी तरीके से कहानी को लिखा गया है, अभिनय किया गया है, यानी उसको समझाया गया है, संगीत का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है। साथ ही इसने बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता हासिल की और कई पुरस्कार जीते। यानी इसने साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की और इसने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते। ठीक है, तो इसीलिए ये एक सफल फिल्म रही है। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इस क्वेश्चन का निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं सिनेमा को केवल कला या व्यवसाय के रूप में देखना उचित नहीं होगा। यानी सिनेमा जो है वो सिर्फ कला या फिर व्यवसाय के रूप में, एक के रूप में देखना उचित नहीं है। ये दोनों का मिश्रण है, यानी इसमें कला भी है और व्यवसाय दोनों ही हैं और दोनों का ही मिश्रण हम इसमें देख सकते हैं। एक अच्छी फिल्म वही होती है जो कलात्मक दृष्टि से दर्शकों को प्रभावित करती है और साथ ही व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक होती है। यानी एक अच्छी फिल्म वही कहलाती है जो कलात्मक दृष्टि से समाज को प्रभावित करे और व्यावसायिक दृष्टि से लाभ कमाए, तभी वो एक अच्छी फिल्म है। सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है और इसे एक संतुलित दृष्टि से देखना चाहिए है, और जो हमारा सिनेमा है वो समाज का एक प्रतिबिंब है, क्योंकि वो समाज का ही तो आईना है और उसे संतुलित रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमारी सांस्कृतिक विचारों और संवेदनाओं को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है जो अपने व्यावसायिक पहलू के साथ ही न्याय करता है। यानी जो है ये एक अच्छा साधन है हमारी सामाजिक जीवन को दिखाने के लिए। सिनेमा की इसी देवदत्ता ने इसे एक अनूठा और व्यापक माध्यम बनाया है जो कला और व्यावसायिक दोनों के रूप में अनवरत रूप से प्रगति करता है, और यही एक चीज़ है जो इसे एक अनूठा यानी बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है हिंदी सिनेमा के इतिहास पर प्रकाश डालिए। यानी हिंदी सिनेमा का जो इतिहास है, किस तरह से हमारी हिंदी सिनेमा का विकास हुआ, किस तरह से हम उसके इतिहास को देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। हिंदी सिनेमा
का इतिहास भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब है। यानी जो हिंदी सिनेमा है वो हमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी परिवर्तन थे उनके बारे में बताता है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि भारतीय समाज की विचारधाराओं, संस्कृति और भावनाओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी जो हिंदी सिनेमा है वो सिर्फ हमारे लिए मनोरंजन का साधन ही नहीं है बल्कि जो हमारा समाज है यानी विचार हैं, सांस्कृतिक है और अनुभव है, उनको दिखाने का भी कार्य करता है। हिंदी सिनेमा ने अपनी यात्रा की शुरुआत से लेकर आज तक कई महत्वपूर्ण पड़ावों को पार किया है। आइए हिंदी सिनेमा के इस समृद्ध इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालें। अब चलिए देखते हैं जो हमारा हिंदी सिनेमा का इतिहास है डिटेल से। फर्स्ट जो आप लिख सकते हैं इसको, देखिए कोई भी पूरा पैराग्राफ लिखकर नहीं आएगा, हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखकर आना। जो भी क्वेश्चन हो आपको हमेशा उसे पॉइंट वाइज ही बताना है। तो इसीलिए हमने पीपीटी में भी इसे पॉइंट वाइज ही शो किया है, तो आपको भी पॉइंट वाइज ही लिखना है। ऐसा नहीं है आप पैराग्राफ लिखकर आ जाओ। पैराग्राफ लिखने से कभी भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो सबको हेडिंग बनाकर लिखना और पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। पहला आप लिख सकते हैं प्रारंभिक दौर, मूल फिल्मों का युग 1913 से 1931। यानी जो हमारा प्रारंभिक दौर है वो 1913 से 1931 तक चलता है और ये हमारी मूल फिल्मों का युग होता है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित पहली भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र से हुई। यानी जो हमारी भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई वो 1913 में हुई और जो पहली फिल्म थी दादा साहेब फाल्के द्वारा जो रचित थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मूक फिल्म थी। यानी इसमें कोई भी आवाज़ नहीं थी। यह फिल्म पौराणिक कथाओं पर आधारित थी और इसे अपार लोकप्रिय मिली। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी और मूल फिल्मों का एक नया दौर शुरू कर दिया। यानी इसी फिल्म ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी और यहीं से फिल्मों का जो दौर था वो शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पहली संवाक फिल्म आलम आरा। यानी जो हमारी पहली बोलती फिल्म थी, इसको संवाक बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं बोलती फिल्म, क्योंकि इसको बोलती फिल्म का भी नाम दिया जाता है। जो हमारी पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा, जो कि 1931 में बनाई गई थी। 1931 में भारत की पहली संवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण हुआ। आलम आरा को बनाया गया, इसका निर्देश आदेशर ईरानी ने किया था। आलम आरा के साथ ही भारतीय सिनेमा ने एक नया मोड़ लिया और सवाल फिल्मों का युग शुरू हुआ। यानी इससे पहले जितनी भी फिल्में बनाई गई थी वो सारी मूक थी, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती थी। लेकिन आलम आरा ने जो हमारे सिनेमा का इतिहास था उसको बदल दिया और एक नया मोड़ दिया, क्योंकि अब फिल्मों में आवाज़ें आने लगी थी, ठीक है। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और दर्शकों को एक नया अनुभव प्रदान किया। और इस फिल्म ने जो हिंदी सिनेमा थी उसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाया और एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि इससे पहले जो दर्शक थे वो सिर्फ मूक फिल्म देखना पसंद करते थे, लेकिन जब उन्हें आवाज़ मिलने लगी तो उन्हें वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड लगने लगी। अब हम देखेंगे स्वर्ण युग, जो कि हमारा 1940 से 1960 तक का था। इसे स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसमें नई नई फिल्में बनाई गई और बहुत सारी फिल्में बनाई गई, इसीलिए स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। 1940 से 1980 का दौर हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण फिल्में बनी जो आज भी याद की जाती हैं। इस दौर में कुछ प्रमुख फिल्में थी। अब हम देखेंगे इस दौर की जो प्रमुख फिल्में थी, जैसे कि पहला आप लिख सकते हैं मुग़ल-ए-आज़म, जो कि 1960 में बनी थी, कि आसिफ द्वारा निर्देशित। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और भव्य फिल्म में से एक है। यानी जो आलम आरा है वो सबसे महंगी फिल्म और सबसे भव्य यानी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे विशाल फिल्मों में से एक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मदर इंडिया, जो कि 1957 में बनी थी। महबूब खान द्वारा निर्देशित ये फिल्म भारतीय ग्रामीण जीवन की संघर्षशीलता और नारी शक्ति का प्रतीक है। यानी जो हमारी मदर इंडिया फिल्म है वो महबूब खान द्वारा बनाई गई थी और ये भारतीय जो ग्रामीण जीवन है उसको दर्शाती है। और इसमें जो हीरोइन थी उनका नाम था नरगिस, और उन्होंने राधा के रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था और बहुत अच्छे से उसे प्रदर्शित किया था, जिसकी वजह से ये बहुत हिट मूवी रही थी और ये आज भी दर्शकों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हुई हमें दिखाई देती है। आप इसमें लिख सकते हैं आवारा, जो कि बनी थी 1951 में। निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म ने समाज के निम्न वर्ग की परेशानियों को दिखाया। यानी ये जो फिल्म थी आवारा, ये निम्न वर्ग के ऊपर डिपेंड थी और उसकी जो परेशानी है उसको दिखाया था। अब हम देखेंगे 1970 और 1980 के दशक व्यावसायिक सिनेमा का उदय। और 1970 और 1980 में हम ये कह सकते हैं जो व्यावसायिक सिनेमा होती है उसका उदय हो गया। 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा में व्यावसायिक फिल्मों का उदय हुआ। इस दौर में
एक्शन और रोमांस प्रधान फिल्में बनी। अमिताभ बच्चन ने इस दौर में एंग्री यंग मैन की छवि बनाई और कई सुपरहिट फिल्में दी जैसे जंजीर, शोले और दीवार। इस दौर में मसाला फिल्मों का भी चलन बढ़ा, जिसमें मनोरंजन के ये सभी तत्व शामिल थे। यानी देखिए 1970 से जो 80 का दशक था वो जो था, अब नई नई चीज़ें ला रही थी, नई नई ये अभिनेता आ रहे थे, जिनकी वजह से जो फिल्में थी वो बढ़ रही थी, जिसमें से एक प्रमुख हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी, जिन्हें एंग्री यंग मैन के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी जैसे कि जंजीर, शोले, दीवार, जिन्होंने इनका जो चरित्र था उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और ये एक मनोरंजन का केंद्र भी बन गई थी अब हिंदी सिनेमा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और ये यहाँ पर ना अब मसाले फिल्म की उदय होने लगी, यानी नई नई चीज़ों को लाकर चटपटे तरीके से बनाना जो कि दर्शकों को मजा आए, ऐसी फिल्में बनने लगी थी। ठीक है, 1990 और 2000 का दशक, तकनीकी प्रगति और नई कहानियाँ। अब 1990 से 2000 का जो दशक था, इसमें तकनीकी प्रगति हुई और नई नई कहानियाँ आने लगी। 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा में तकनीकी प्रगति हुई। इस दौर में विशेष प्रभाव का उपयोग बढ़ा और कहानी कहने के नए तरीके अपनाए गए। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे अभिनेताओं ने इस दौर में अपनी पहचान बनाई और इस समय की प्रमुख फिल्में थी। अब देखिए नई नई फिल्में आने लगी, नई, और फिल्में वही हैं पर कहने का तरीका बदल गया। नई नई, जैसे आपने भी सुना होगा, डब कर दी गई है। फिल्म वही होती है, स्टोरी वही होती है, पर कहने का तरीका और एक्टिंग वगैरह चेंज हो जाती है, तो कहने का तरीका अलग होने लगा, डबिंग होने लगी। और इस टाइम पे जो प्रमुख अभिनेता उभरे थे उनमें से हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सारे हैं। और अब हम इसके प्रमुख जो फिल्में थी उनको देख लेते हैं। पहली आप लिख सकते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि 1995 में आई थी। इस फिल्म ने रोमांस को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया और इसे आज भी बहुत पसंद किया जाता है। देखिए ये जो फिल्म थी, इसने रोमांस को दिखाया और एक नए नज़रिए से दिखाया, और ये आज भी पसंद की जाने वाली फिल्म है। देखिए 1995 में ये बनी थी। मुझे नहीं पता आप जब पैदा हुए थे या नहीं, पर ये बहुत पुरानी है। हो सकता है आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ के भी बाद में, यानी आप पैदा भी नहीं हो गए जब ये फिल्म बन गई थी। इतनी पुरानी ये फिल्म है और फिर भी आज भी लोग इसे पसंद करते हैं। मुझे भी ये फिल्म बहुत पसंद है, रियली। मैंने पता नहीं कितनी बार देख ली होगी, ये मैंने कई बार देखी है। तो आपने भी देखी है? कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट मूवी आप इसमें लिख सकते हैं लगान, जो कि 2001 में बनाई गई थी। आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्म में से एक है। इसने ऑस्कर में नामांकन भी प्राप्त किया, यानी ये जो है ये सबसे सफल फिल्मों में से एक है, भारत की सबसे सफल फिल्मों में से। अब हम देखेंगे 2010 के बाद विविधता और डिजिटल युग। 2010 के बाद में हम विविधता और डिजिटल युग के अंतर्गत आ जाते हैं। ये हमारा इतिहास ही चल रहा है, ठीक है। अब हम 2010 की बात करते हैं। 2010 के बाद हिंदी सिनेमा ने विविधता और कई कहानियों पर जोर दिया। इस प्रकार इस दौर में न केवल व्यावसायिक फिल्में बनी, बल्कि स्वतंत्रता और समग्र आधारित फिल्म का भी प्रचलन बढ़ा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय ने फिल्म निर्माण में और वितरण में क्रांति ला दी। अब 2010 का टाइम था, उसमें अब कहानियों में चेंजेस होने लगे। अब जो कहानियाँ थी वो स्वतंत्रता के ऊपर या फिर बहुत सारे सामाजिक आधार पर बनने लगी, और जो डिजिटल रूप आया उसने फिल्मों की जो पूरी रूपरेखा थी उसको ही बदल दिया। इस दौर में कुछ प्रमुख फिल्में थी। अब देखेंगे 2010 का जो दौर था उसमें जो प्रमुख फिल्में थी। पहला आप लिख सकते हैं क्वीन, जो कि 2014 में बनाई गई थी। ये विकास बहल द्वारा निर्देशित यह फिल्म नारी सशक्तिकरण की कहानी है, यानी ये जो फिल्म है ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं दंगल, जो कि 2016 में बनाई गई थी। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित यह फिल्म महिला पहलवानी की संघर्षपूर्ण यात्रा पर आधारित है, यानी जो दंगल फिल्म है ये महिलाओं के ऊपर आधारित है, और किस तरह से महिला पूरे समाज में दंगल लड़ती हैं और यानी कुश्ती वगैरह करती हैं और अपनी जो पहचान है उसको बनाती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आपने भी ये मूवी देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है। अगर नहीं देखी है तो आप भी देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं कि आप इसके निष्कर्ष में किस तरह से लिख सकते हैं। हिंदी सिनेमा का इतिहास उसी विविधता, नवाचार और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह न केवल भारतीय समाज का प्रतिबिंब है, बल्कि इसे दिशा देने वाले माध्यम भी है। हिंदी सिनेमा ने अपने
सफ़र में कई बदलाव देखे, लेकिन उसकी मूल भावना और उद्देश्य हमेशा वही रहे हैं, दर्शकों को मनोरंजन करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। यानी हम देख सकते हैं, हमने ऊपर ही देखा कि कितने सारे चरणों से हिंदी सिनेमा होकर गुजरे और अलग अलग परिवर्तन इसने देखा है। लेकिन पहले भी और अब भी जो हिंदी सिनेमा था, उसका जो एक ही उद्देश्य था वो था दर्शकों को मनोरंजन करना और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, यानी नकारात्मक जो चीज़ें हैं उन्हें समाज में रोकना। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिनेमा में कैमरे से हो रहे नए प्रसारों पर अपनी विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी जो सिनेमा है उसमें जो कैमरे की वजह से नई नई चीज़ें आ रही हैं उस पर आपको विचार करना है। चलिए देख ले। पहले आप थोड़ी सी भूमिका लिखेंगे, क्योंकि भूमिका लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, भूमिका में आप लिख सकते हैं, सिनेमा की दुनिया में कैमरा सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। अगर सिनेमा में कैमरा नहीं होगा तो सिनेमा ही कैसे बनेगा, इसलिए सिनेमा में कैमरा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। कैमरे की सहायता से ही विभिन्न दृश्यों और कहानियाँ जीवित हो जाती हैं। आधुनिक तकनीक और नवीनतम आविष्कारों ने कैमरे के उपयोग को और भी उन्नत और प्रभावशाली बना दिया है। यानी जो हम ये कह सकते हैं कि नवीनतम जो उपकरण हुए हैं उन्होंने कैमरे की जो उपयोग है उसको और ज़्यादा उन्नत और ज़्यादा अच्छा बना दिया है। आइए सिनेमा के कैमरे से हो रहे नए प्रयोगों पर विचार करते हैं। यानी हम जो नई नई चीज़ें बनाते हैं सिनेमा के कैमरे से, नई नई चीज़ें एडिटिंग हो जाती हैं, उनके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। पहला आप लिख सकते हैं डिजिटल सिनेमैटोग्राफी। डिजिटल सिनेमैटोग्राफी ने पारंपरिक फिल्म निर्माण के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यानी ये जब से आया इसने जो पारंपरिक तरीके थे उनको बिल्कुल बदल दिया है। डिजिटल कैमरे की मदद से उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो को कैप्चर करना आसान हो गया है। इसके फ़ायदे इस प्रकार हैं, यानी इसने जो उच्च गुणवत्ता वाली अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो होती हैं उनको कैप्चर करना ईजी हो गया है। अब हम इसके जो फ़ायदे हैं उसको देखेंगे। पहला आप इसमें लिख सकते हैं उच्च गुणवत्ता। डिजिटल कैमरे उच्च रिजोल्यूशन और स्पष्टता प्रदान करते हैं, जिससे फिल्मों की गुणवत्ता में सुधार होता है। यानी ये जो है ये उच्च गुणवत्ता वाली फिल्में लाते हैं और जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो फिल्म है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अच्छी बन सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं एडिटिंग में सुधार। डिजिटल फॉर्मेट में शूट की गई फिल्मों को एडिट करना आसान होता है। डिजिटल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विभिन्न विशेष प्रभाव और अन्य डिजिटल तकनीकों को लागू किया जा सकता है। यानी डिजिटल जो फॉर्मेट है उनका यूज़ करके हम नई नई चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को ऐड करके उसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कम लागत। पारंपरिक फिल्मों कैमरों की तुलना में डिजिटल कैमरों की लागत कम होती है, जिसके अलावा डिजिटल फिल्म निर्माण में फिल्म रील की आवश्यकता नहीं होती, जिससे खर्च में कमी आती है। यानी देखिए पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कैमरे में रील लगती थी और उस रील से ही सारी फिल्म रिकॉर्ड होती थी। लेकिन अब ऐसा कोई झंझट नहीं है, तो पैसे भी, लागत जो होती है वो भी कम हो जाती है और क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। उसमें जो क्वालिटी होती थी, जो रील की क्वालिटी होती थी, उसी तरीके से बनती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम कैमरे की क्वालिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं 3D और IMAX तकनीक किस तरह से। चलिए देखते हैं। 3D और IMAX तकनीक ने दर्शकों को एक नया अनुभव प्रदान किया है। यह तकनीकों दृश्य प्रभावों को और भी वास्तविक और गहराई से प्रस्तुत करता है। यानी ये जो है 3D और IMAX, ये जो है ये तकनीकों और ये जो है ये किसी भी पिक्चर या फिर किसी भी मूवी को और ज़्यादा रियल बना देता है और ज़्यादा अच्छे से बना देता है। अगर आपने 3D मूवी देखी होगी तो ऐसा लगता है बिल्कुल वो हमारे सामने ही हो, हम उसे फील कर पाते हैं, हम उसे देख पाते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे आंखों के सामने ही हो रहा हो, हम उसके पास हो। ऐसी चीज़ें हम लोग इनमें देख सकते हैं। अब हम देखेंगे 3D तकनीक। 3D फिल्मों में दर्शकों को 3 आयामी अनुभवों आनंद देते हैं। यह तकनीकी विशेष कैमरों और प्रोजेक्टरों सिस्टम का उपयोग करके बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए अवतार जैसी फिल्में 3D तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी जो 3D फिल्में होती हैं वो एक ऐसा आनंद देती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम उसके बिल्कुल पास हैं। और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो आप इसका उदाहरण में अवतार लिख सकते हैं। ये इसका प्रमुख उदाहरण है जो कि आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे IMAX तकनीक। IMAX स्क्रीन और कैमरे सामान्य सिनेमाई उपकरणों की तुलना में बड़ी और उच्च रिजोल्यूशन वाली होती हैं। इसके दर्शक एक विशाल और विस्तृत दृश्य का अनुभव करते हैं। यानी ये भी एक विशाल और अच्छा अनुभव प्रदान करने में मदद करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा का उपयोग सिनेमा में तेज़ी से बढ़ रहा है। यह कैमरा उन दृश्यों को कैप्चर कर सकता है जो पारंपरिक कैमरों से संभव नहीं है।
यानी ड्रोन कैमरे का उपयोग जो है वो उन दृश्यों को कैप्चर करने के लिए किया जाता है जो पारंपरिक जो कैमरे हैं, यानी जो हमारे पास वाले कैमरे होते हैं या हमारे जो पुराने कैमरे हैं जो चले आ रहे हैं उनसे नहीं किया जा सकता, उनको कैप्चर करने के लिए ड्रोन कैमरा का यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे एरियल शॉट क्या होता है। ड्रोन कैमरे का उपयोग करके शानदार एरियल शॉट लिया जा सकता है जिसके दर्शकों को एक नया दृश्य मिलता है। उदाहरण के लिए बाहुबली जैसी फिल्मों में ड्रोन कैमरे का उपयोग करके महल और युद्ध के दृश्य कैप्चर किए गए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम बाहुबली जो मूवी है उसमें ले सकते हैं, जैसे कि ड्रोन कैमरे का यूज़ करके वहाँ के जो युद्ध वगैरह था उसको कैप्चर किया गया है, और ड्रोन कैमरे का यूज़ करके हम बड़ी बड़ी ऊंची जगह से कैप्चर कर सकते हैं कोई भी पिक्चर्स, जिसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चेंज सीक्वेंस। एक्शन फिल्मों में ड्रोन कैमरे का उपयोग चेंज सीक्वेंस को और भी रोमांचक बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो चेंज सीक्वेंस होता है उसको भी रोमांचक बनाने के लिए ड्रोन कैमरे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं हाई स्पीड कैमरा, और किस तरह से हाई स्पीड कैमरा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, चलिए देख लेते हैं। हाई स्पीड कैमरे का उपयोग स्लो मोशन इफेक्ट के लिए किया जाता है। यह कैमरा प्रति सेकंड हजारों फ्रेम कैप्चर कर सकता है, जिससे स्लो मोशन को भी दृश्य की उच्च गुणवत्ता बनी ही रहती है। यानी ये जो कैमरा है हाई स्पीड कैमरा, ये स्लो मोशन के लिए यूज़ होता है, और जो स्लो मोशन है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। और अब इसमें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं एक्शन सीक्वेंस। हाई स्पीड कैमरे का उपयोग एक्शन सीक्वेंस और विशेष प्रभावों को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी आप देख सकते हैं जो हाई स्पीड कैमरा होता है इसका जो उपयोग है वो एक्शन में किया जाता है। आपने भी देखा होगा जब हीरो विलन के मुंह पे मुक्का मारता है तो उसका गाल पूरा हिलता हुआ दिखाई देता है, वो पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, वो क्या है, वो स्लो मोशन ही तो है। तो वो स्लो मोशन जो दिखाया जाता है वो इसी कैमरे के द्वारा दिखाया जाता है, इसी कैमरे से शूट किया जाता है। उदाहरण के लिए मैट्रिक्स फिल्म में बुलेट टाइम इफेक्ट्स हाई स्पीड कैमरे की मदद से ही संभव हो पाया है। यानी इस फिल्म का भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें नेचर शॉट। वाइल्ड लाइफ और नेचर डॉक्यूमेंट्री में हाई स्पीड कैमरे का उपयोग जानवरों और प्राकृतिक घटनाओं को स्लो मोशन में कैप्चर करने के लिए किया जाता है। यानी जो हमारा नेचर शॉट होता है उसमें इन कैमरों का यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारी प्रकृति है और जो हमारे जानवर वगैरह हैं उनका एक अच्छा सुंदर स्लो मोशन शॉट लिया जा सके। ठीक है, अब आप फिफ्थ पॉइंट में इसकी जो विशेषता है फिफ्थ पॉइंट में देख लेते हैं 360 डिग्री और वर्चुअल रियलिटी यानी VR। इसको देख लेते हैं। 360 डिग्री और वर्चुअल रियलिटी कैमरे ने दर्शकों को कहानी के भीतर समाहित करने का नया तरीका प्रदान किया है। यानी ये भी दर्शकों को आकर्षित करने और उन्हें प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें आप पहला लिख सकते हैं इमर्सिव अनुभव। 360 डिग्री कैमरे का उपयोग करके फिल्म निर्माताओं ने दर्शकों को एक इमर्सिव अनुभव प्रदान किया है जिसमें वो कहानी के दिशा से जुड़ सकते हैं। यानी ये जो है ये कैमरा हर दिशा से कहानी को किस तरह से दर्शकों तक जोड़ सकता है इसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं VR फिल्मों। वर्चुअल रियलिटी फिल्मों में दर्शक VR हेडसेट का उपयोग करके फिल्मों के भीतर खुद को पा सकते हैं। यह तकनीकी दर्शकों को एक अद्वितीय और इंटरेक्टिव अनुभव प्रदान करती है। यानी ये इस तरह से जैसे कि 3D मूवीज़ वगैरह होती हैं उसमें हम अपने आप को जोड़ सकते हैं, अपने आप को वही सिचुएशन में डालकर देख सकते हैं। इसी तरीके से इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें पॉइंट नंबर 6 लिख सकते हैं स्टेबलाइजेशन तकनीक। स्टेबलाइजेशन तकनीक ने कैमरों को शॉट को स्थिर और स्पष्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी ये जो कैमरा है ये शॉट को स्पष्ट और स्थिर बनाने में भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत आप पॉइंट लिख सकते हैं गिबल्स और स्टेट कैम। गिबल्स और स्टेट कैम जैसी उपकरण कैमरों की स्थिर रखने में मदद करती है जिससे मूवी शॉट भी स्थिर और स्पष्ट दिखाई देती है। यानी ये जो है ये कैमरे को स्थिर रखने का कार्य करती है जिसकी वजह से जो मूवी शॉट होते हैं वो भी स्थिर और स्पष्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल तकनीकों का उपयोग सटीक और गहराई योग्य कैमरा मूवमेंट के लिए किया जाता है जिससे विशेष प्रभाव और
स्टॉप मोशन एनिमेशन में सहायता मिलती है। यानी जो हमारा मोशन कंट्रोल कैमरा होता है ये किसी भी मूवी के मोशन को कंट्रोल करता है और उसे स्पष्टता से दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं? सिनेमा में कैमरे से हो रहे नए प्रयोगों ने फिल्म निर्माणों की दुनिया में एक नया आयाम दिया है। यह तकनीकों न केवल फिल्मों की गुणवत्ता और दृश्य प्रभावों को बेहतर बनाती है बल्कि दृश्य को एक नया और रोमांचक अनुभव भी प्रदान करती है। आधुनिक कैमरा तकनीकों का उपयोग करके फिल्म निर्माताओं और भी नवाचारी और प्रभावशाली कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं। सिनेमा की यह निरंतर विकासशील यात्रा हमें भविष्य की और भी अद्भुत और रोमांचक अनुभव प्रदान करती है। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारी सिनेमा है इसका जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक आ गया है, और ये जो सफ़र है, ये जो हमारी नई नई चेंजेस है, ये बढ़ता जा रहा है और ये फिल्मों को एक नया रोमांचक सफ़र और नई नई चीज़ों को देने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से हम सारी चीज़ों को चेंजेस देख सकते हैं और नई नई गुणवत्ता वाली चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हॉलीवुड फिल्मों की तुलना में हिंदी फिल्मों की तकनीक कहां तक पहुंच पाई है, विचार कीजिए। यानी बॉलीवुड फिल्मों की जो तकनीक है और जो हिंदी फिल्मों की जो तकनीक है उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और कहां तक हम कह सकते हैं कि हाँ हिंदी फिल्में बॉलीवुड फिल्मों की तुलना में पहुँच पा रही हैं, उनके बराबर पहुँच पा रही हैं। चलिए देख लेते हैं, पहले इसका परिचय देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी सिनेमा और हॉलीवुड फिल्में दोनों ने फिल्म निर्माण की तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी दोनों ही जो तकनीकी प्रगति है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हुई हमें दिखाई देती है। हालांकि दोनों के बीच तकनीकी स्तर पर कई भिन्नताएं हैं। यानी हम कह सकते हैं दोनों के बीच में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, क्योंकि जो हॉलीवुड है वो हिंदी फिल्मों से बहुत ज़्यादा आगे है, हम कह सकते हैं। ठीक है, आइए हिंदी सिनेमा की तकनीकी प्रगति पर विचार करें और देखते हैं कि हॉलीवुड की तुलना में कहाँ तक की पहुँच पाया है। यानी अब हम देखेंगे कि कहाँ तक हॉलीवुड पहुँच पाया है और कहाँ तक हमारी हिंदी फिल्में पहुँच पाई हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका परिचय था। अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं विशेष प्रभाव और सीजीआई से। ठीक है, हॉलीवुड ने विशेष प्रभाव और सीजीआई का उपयोग बड़े पैमाने पर किया है। अवतार, एवेंजर्स श्रृंखला और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्मों ने सीजीआई का उत्कृष्ट उपयोग किया है, जिससे दर्शकों को अद्वितीय और वास्तविक अनुभव प्रदान होता है। यानी जो हॉलीवुड है वो सीजीआई का जो उपयोग है वो बहुत अच्छे से कर पाता है। जैसे कि हम इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, जो एवेंजर्स है, श्रृंखला है और जो जुरासिक पार्क वगैरह ये सारी मूवीज़ हैं, इसमें हम सीजीआई का उपयोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ हमें डायनासोर्स को दिखाया गया है, यहाँ एवेंजर्स जो होते हैं वो उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। क्या ये रियलिटी में होता है? नहीं, ये सभी सीजीआई की हेल्प से होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं मूवीज़ में और जो दर्शक होते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है, अब हम हिंदी सिनेमा में देख लेते हैं। हिंदी सिनेमा में भी विशेष प्रभाव और सीजीआई का उपयोग बड़ा है। बाहुबली, श्रृंखला, रोबोट और 2.0 जैसी फिल्मों ने विशेष प्रभाव और सीजीआई का प्रभावशाली उपयोग किया है। यानी हम कह सकते हैं हिंदी फिल्मों में भी जो इसका प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप बाहुबली में देख सकते हैं और रोबोट में देख सकते हैं, 2.0 में भी देख सकते हैं जो कि हमारी रोबोट थी और इसमें बहुत अच्छी तरीके से तकनीक का प्रयोग किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से सीजीआई का भी प्रयोग किया गया है। हालांकि बजट और तकनीकी विशेषताओं की कमी के कारण हिंदी सिनेमा में अभी भी हॉलीवुड की तुलना में सुधार की आवश्यकता है। यानी जो थोड़ा तकनीक की वजह से और थोड़ा जो हमारा बजट होता है उसकी वजह से अभी भी हम थोड़ी पीछे हैं किसकी, उसमें हॉलीवुड की तुलना में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या सच में हम लोग पीछे हैं, और हैं तो आपको क्यों ऐसा लगता है। ठीक है, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। अब इसका हॉलीवुड का उदाहरण एवेंजर्स एंड गेम में थॉनस और उसके सेना के दृश्य सीजीआई के अद्वितीय उदाहरण है। आपने एवेंजर्स मूवी देखी होगी तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से सीजीआई का प्रयोग किया गया है। थैनोस जो है उसमें भी हम देख सकते हैं इसकी जो सेना दिखाई जाती है उसमें भी सीजीआई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम हिंदी सिनेमा में देख लेते हैं। हिंदी सिनेमा में किस तरह से बाहुबली में युद्ध के दृश्य और माहिष्मती साम्राज्य की संरचना सीजीआई की उत्कृष्टता को दर्शाता है। यानी जो हमारी बाहुबली फिल्म है उसमें जो युद्ध को दिखाया जाता है और जो माहिष्मती साम्राज्य होता है उसको दिखाया जाता है वो सभी सीजीआई की हेल्प से होता है। अगर आप इसमें उदाहरण और लिखना चाहें तो आप रोबोट का उदाहरण लिख सकते हैं, जो कि रोबोट फिल्म थी। उसमें आपने लास्ट में देखा होगा सारे रोबोट बन के एक बॉल सी बना लेते हैं, एक सांप बना लेते हैं, बहुत बड़ा सा स्नेक बनाते हैं। वो सभी क्या है, वो सीजीआई की मदद से ही है।
तो ऐसे उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैमरा तकनीक और छायांकन। अब हम देखेंगे कैमरा तकनीक और छायांकन के आधार पर कि किस तरह से हॉलीवुड और हिंदी फिल्में कहाँ कहाँ स्टैंड करती हैं। पहले हम देखेंगे हॉलीवुड को। हॉलीवुड में नवीनतम कैमरा तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि IMX, ARRI और एलेक्सा और RED कैमरा। इन कैमरों से शूट की गई फिल्मों उच्च रिजोल्यूशन और स्पष्ट प्रदान करती हैं, यानी इन कैमरों का यूज़ हम देख सकते हैं हॉलीवुड में, ठीक है। अब हम देखेंगे हिंदी फिल्में। हिंदी फिल्मों में भी उच्च गुणवत्ता वाले कैमरों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन IMAX जैसी तकनीक अभी भी सीमित रूप से उपयोग हो रही है। हिंदी फिल्मों में छायांकन का स्तर भी बढ़ा है और कई फिल्में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरी हैं। यानी अब हम देख सकते हैं जो हम लोग हैं वो भी थोड़े डिजिटल होते जा रहे हैं, थोड़ी नई नई चीज़ें ला रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो बजट है और जो हमारी सिचुएशन है अभी इतनी अच्छी नहीं है कि हम इनकी तरह मूवीज़ बनाने लगे। लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी हम खरे उतर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारी मूवियाँ हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं। अब हम इसका उदाहरण लिख सकते हैं। जो हॉलीवुड है उसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। डनकर्क और इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों ने IMAX कैमरे का उपयोग किया है, यानी हम इन फिल्मों में इस कैमरे का यूज़ देख सकते हैं। और हिंदी फिल्मों में देखें तो पद्मावत और गली बॉय में उत्कृष्ट छायांकन का उदाहरण है, यानी जो उत्कृष्ट छायांकन है उसका उदाहरण हम गली बॉय और पद्मावत में देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ध्वनि और संगीत के आधार पर हॉलीवुड में ध्वनि और संगीत पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डॉल्बी एटमॉस और थैक्स जैसी ध्वनि तकनीकों का उपयोग फिल्मों को अधिक इमर्सिव बनाने के लिए किया जाता है, यानी अच्छी बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है ताकि हॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो अच्छी हो सके। अब हम देखेंगे हिंदी सिनेमा के बारे में। हिंदी सिनेमा में ध्वनि और संगीत को गुणवत्ता में सुधार हुआ है। संजू और सुल्तान जैसी फिल्मों में ध्वनि तकनीकों का बेहतर उपयोग किया गया है, हालांकि ध्वनि की गुणवत्ता में और भी सुधार की आवश्यकता है। यानी हम कह सकते हैं हिंदी फिल्मों में भी जो ध्वनि है उसमें जो सुधार है वो देख सकते हैं, जैसे कि संजू जो मूवी थी उसमें सुधार देखा जा सकता है, और जो सुल्तान मूवी थी उसके बाद की जितनी भी मूवीज़ हैं हम उनमें सुधार देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब भी सुधार की आवश्यकता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। हॉलीवुड का उदाहरण में आप लिख सकते हैं हंस पैशन में हंस जिमर का संगीत और ध्वनि प्रसार। और हिंदी में हम देख लेते हैं हिंदी सिनेमा में संजू में ध्वनि और संगीत का समन्वय, यानी जो संजू मूवी थी उसमें जो ध्वनि है और संगीत का समन्वय किया गया था वो बहुत बेहतरीन था। आपने भी सुना होगा संजू मूवी का एक गाना है कर हर मैदान फतेह। ये बहुत इंटरेस्टेड गाना है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाला गाना है। अगर आपने नहीं सुना है तो इसको सुनना कभी ध्यान से, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने का कार्य करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो ध्वनि और जो संगीत है उसको एक अच्छी तरीके से प्रयोग किया गया है। अब हम नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है उसके आधार पर देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा एनिमेशन और VFX। इसको देख लेते हैं। हॉलीवुड में एनिमेशन और VFX का उपयोग बहुत उन्नत है। डाई स्टोरी, फ्रोजन और फाइंडिंग नीमो जैसी एनिमेशन फिल्मों ने नए मानक स्थापित किए हैं। यानी जो हमारा हॉलीवुड है उसमें जो VFX है उनका बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है, बहुत अच्छे से उनका यूज़ किया जा सकता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारी हिंदी फिल्म है हिंदी सिनेमा में एनिमेशन और VFX का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी भी शुरुआती चरण में है। चक्रव्यूह और रोड साइड रोमियो जैसी एनिमेशन फिल्म बनी है, लेकिन इनकी गुणवत्ता हॉलीवुड से काफ़ी पीछे है। यानी अभी हम कह सकते हैं जो हिंदी फिल्म है उनमें एनिमेशन और जो VFX है उनका यूज़ होना शुरू हुआ है। ये हमारा शुरुआती चरण है। जैसे कि इसमें चक्रव्यूह और जो रोड साइड रोमियो है ये फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन इनकी जो गुणवत्ता है वो अभी भी बहुत कम है हॉलीवुड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप इसमें उदाहरण के रूप में हॉलीवुड की फिल्म लिख सकते हैं फ्रोजन ए उत्कृष्ट एनिमेशन और VFX, और हिंदी में लिख सकते हैं चक्रव्यूह में एनिमेशन प्रसार। इसमें हम चक्रव्यूह में एनिमेशन प्रसार को देख सकते हैं। अब आप पॉइंट नंबर 5 लिख सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग। हॉलीवुड में पोस्ट प्रोडक्शन तकनीक बहुत उन्नत है। डिजिटिंग, कलर ग्रेडिंग और विशेष प्रभावों को जोड़ने के लिए नवीनतम सॉफ्टवेयर और तकनीक का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें हम नई नई चीज़ों का देख सकते हैं, नई नई सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब हम हिंदी सिनेमा को देख लेते हैं। हिंदी सिनेमा में भी पोस्ट प्रोडक्शन तकनीक का विकास हो रहा है। पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में उन्नत एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग का उपयोग किया गया है। यानी हम देख सकते हैं जो बाजीराव मस्तानी और पद्मावत है उसमें इनका प्रयोग बहुत अच्छे से और सुंदर तरीके से किया गया है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं हॉलीवुड में मैड मैक्स
फ्यूरी रोड में एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। और आप हिंदी सिनेमा में लिख सकते हैं पद्मावत में पोस्ट प्रोडक्शन तकनीक का प्रभावी उपकरण है, यानी हम पद्मावत में इसका पूरी अच्छी तरीके से उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं हॉलीवुड फिल्मों की तुलना में हिंदी फिल्में तकनीकी दृष्टि से काफी प्रगति कर चुकी हैं। यानी देखिए, जो हॉलीवुड फिल्में हैं वो हिंदी फिल्मों की तुलना में बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी तकनीक बहुत ज़्यादा आगे है हिंदी फिल्मों के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। विशेष प्रवाह कैमरा तकनीक, ध्वनि, एनिमेशन और पोस्ट प्रोडक्ट में हिंदी सिनेमा ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इन सभी में हम हिंदी फिल्मों को आगे बढ़ते हुए और चेंजेस करते हुए देख सकते हैं। हालांकि बजट, तकनीकी विशेषताओं और नवीनतम उपकरणों की उपलब्धता में अंतर के कारण हिंदी सिनेमा अभी भी हॉलीवुड से पीछे है। यानी अभी भी हम कह सकते हैं जो हिंदी सिनेमा है वो पीछे है, कुछ तकनीकी कारण, कुछ बजट के कारण, कुछ विशेषज्ञता के कारण, कुछ नवीनता के कारण हम अभी भी हिंदी सिनेमा को पीछे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं हिंदी सिनेमा का भविष्य उज्जवल है और निरंतर तकनीक उन्नत के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने की दिशा में अग्रसर है। यानी जो हमारी हिंदी सिनेमा है उसका जो भविष्य है वो उज्जवल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन पर दिन जो हमारी सिनेमा है उसमें हम चेंजेस देख सकते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मानक होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सीमा वगैरह होती हैं, उनको ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है उससे अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना ज़रूरी होगा, ताकि आप हमारी वीडियो तक आराम से पहुँच पाएँ और आपको कोई परेशानी ना हो, और जैसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो आप सबसे पहले उसे देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।